जीओसी लेक्चर नंबर 8 एंड 9 एरोमेटिसिटी के बारे में अगर बात करें तो हकल ने बताया था कि अगर साइक्लिक रेजोनेंस है और उसके कारण कोई एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन आ रहा है तो वो क्या मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। अगर साइक्लिक रेजोनेंस है और उसके कारण एक्स्ट्रा डी स्टेबलाइजेशन के अगर आएगा तो मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। एरोमेटिक के लिए एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन के साथ 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक के लिए 4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर हम देखते हैं, अगर किसी 5 मेंबर रिंग में 2 पाई बॉन्ड है और एक माइनस चार्ज है तो जिसके कारण उसमें कंजुगेटेड सिस्टम में है, अरेंज है, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि 4n+2 को फॉलो करता है, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। अगर वैसे ही अगर 5 मेंबर रिंग में 2 पाई बॉन्ड और एक प्लस चार्ज है, अगर वो कंजुगेटेड सिस्टम में अरेंज है, तो ये क्या होगा, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा जो कि किसको फॉलो करेगा, 4n रूल को। इसके कारण ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। अगर 5 मेंबर रिंग है, इसमें ओनली 2 पाई बॉन्ड है, तो इसमें एक sp3 कार्बन आने के कारण नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि हम इसको जानते हैं। पर लेकिन हकल ने जब इसको फर्स्ट देखा कि अगर एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन आ रहा है तो वो साइक्लिक रेजोनेंस के कारण ही आ रहा है करके उसने समझा, और उसने इसमें देखा कि 5 मेंबर में माइनस चार्ज है तो उसमें तो स्टेबलाइजेशन आ गया, लेकिन 5 मेंबर में अगर प्लस चार्ज है तो उसके कारण एक्स्ट्रा डी स्टेबलाइजेशन आया। और जबकि 5 मेंबर में अगर कोई चार्ज नहीं है और ओनली 2 पाई बॉन्ड है तो वो सेम अपने ए साइक्लिक के तरह ही बिहेव किया, उसकी स्टेबिलिटी ये नॉर्मली स्टेबलाइज था। तो उसको माना गया कि बाद में उसने बहुत कुछ ऑब्जर्व करके एक रूल बनाया जिसके लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए एरोमेटिसिटी के लिए। तो एरोमेटिसिटी के लिए अगर रूल को अगर माना जाए तो अगर साइक्लिक है, पहला रूल कंडीशन क्या है कि उसको साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए कि उसको प्लेनर होना चाहिए, और उसका sp2 हाइब्रिडाइज या sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए। मैक्सिमम तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, कभी कभी sp हाइब्रिडाइज भी होता है। और थर्ड क्या है, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए उसमें। अगर इन तीनों रूल को अगर कोई फॉलो करता है तो हम अब देखते हैं कि उसके साथ क्या चाहिए। साइक्लिक तो होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होने के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहना चाहिए, तब वो एरोमेटिक होगा, उसके कारण एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन आएगा। अब सेकंड जो है 4n होना चाहिए जिससे वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और थर्ड क्या है, अगर इसमें से कोई फॉलो नहीं करता है तो उसको हम सीधे नॉन एरोमेटिक कह देंगे। इसमें से किसी भी एक रूल को फॉलो नहीं करता है तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। तो इन तीन कंडीशन को फॉलो करने वाले क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कहलाएंगे। और थर्ड जो होगा, अगर इनको फॉलो नहीं करता है तो नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। तो हम मोलिकुलर डायग्राम से हम देखते हैं साइक्लिक रेजोनेंस वर्सेस एसाइक्लिक रेजोनेंस। अगर हम देखें 3 मेंबर रिंग में अगर एक पाई इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस चार्ज है, जो कि मोर क्या होता है, स्टेबलाइज होता है किससे, उसके एसाइक्लिक फॉर्म से। और उसी में अगर 3 मेंबर रिंग में एक पाई बॉन्ड और माइनस चार्ज है तो वो क्या होता है, एक्स्ट्रा डिस्टेबलाइज होता है किससे, अपने एसाइक्लिक फॉर्म से। तो इसको समझने के लिए हकल ने क्या किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का हेल्प लिया। अगर हम 11-12 में बात करें कि हम एल्किन का अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो जनरली पी ऑर्बिटल को ओवरलैप करते हुए दिखा के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल सकते हैं। और हम जानते हैं इनऑर्गेनिक में हमने पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल को आजू बाजू लिख के बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लेके फिर उनके ओवरलैपिंग को और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को लेके हम बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। जनरली अगर यहाँ पर जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, जितने नंबर ऑफ पाई ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उतने ही टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उसके बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उसमें आधे क्या होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आधे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है क्या आधे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, आधे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो। जैसे हम एल्किन में लें तो अगर उसके पाई बॉन्ड के पीपी ऑर्बिटल सेम फेज में है तो ये क्या कराएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। और अगर वो अपोजिट फेज में है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है। जबकि सेम फेज में रहने पर एनर्जी कम होगी और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कहलाएगा। अगर हम देखें एलिसाइक्लिक फॉर्म में पाई बॉन्ड है और प्लस चार्ज है, 3 कार्बन मेंबर का है, और उसी के साथ ही अगर 3
साइक्लिक फॉर्म है 3 मेंबर्ड का। तो इसमें अगर हम देखें कि अगर इसका बनाए तो क्या होगा, जितने p ऑर्बिटल होंगे मिक्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पर 3 p ऑर्बिटल पहले मिक्स हो रहे हैं और क्या होंगे, सबसे पहले इनका हमको फेस शो करना पड़ेगा। फेस शो करेंगे तो फर्स्ट सबको प्लस 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 देंगे, फिर एक माइनस और 2 प्लस देंगे, फिर बीच के वाले को माइनस और आजू बाजू को प्लस देंगे। उससे क्या होगा, ये दर्शाता है कि पहले जितने प्लस रहेंगे ये सारे क्या होंगे, 2 बॉन्डिंग बनाएंगे आपस में। उसके ऊपर जो होगा एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग फॉर्म होगा, और उसके ऊपर जो होगा दोनों के दोनों एंटी बॉन्डिंग फॉर्म होंगे। तो ये क्रमशः एनर्जी ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है। तो जो पहले 2 बॉन्डिंग बना रहेगा वो क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग जो फॉर्म होगा वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। और साथ में जो ऊपर की ओर एक दोनों एंटी बॉन्डिंग बनाएगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। मतलब ये जो दोनों नीचे सबसे पहले सब कंस्ट्रक्टिव थे, और बीच वाला क्या हुआ, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव, और ऊपर का दोनों डिस्ट्रक्टिव है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में क्या करना पड़ता है, कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको देखना पड़ता है, फिर फेस डिसाइड करना पड़ता है, फिर उसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग डिसाइड करना पड़ता है फेस के अकॉर्डिंग, फिर उसके ऑर्बिटल का लेवल डिसाइड करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करके होमो ल्यूमो देखना पड़ता है। तो साइक्लिक में भी अगर सेम इसका देखा जाए इसके 3 मेंबर का, तो क्या होगा कि इसमें जो बनेगा 3 बॉन्डिंग बनेगा, जबकि ये साइक्लिक में 2 बॉन्डिंग बन रहा है। तो ये 3 बॉन्डिंग बनने के कारण क्या होगा, इसका जो ऑर्बिटल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो लेवल होगा वो इसके ए साइक्लिक से नीचे की ओर होगा, क्योंकि इसमें 3 बॉन्डिंग है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर इसी का देखा जाए कि इसके ऊपर में अगर इसके 3 मेंबर को देखा जाए तो इसको क्या होगा, एक बॉन्डिंग फॉर्म होगा 2 एंटी बॉन्डिंग, जबकि वहाँ एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा था। तो यहाँ 2 एंटी बॉन्डिंग होने के कारण इसका एनर्जी लेवल इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए साइक्लिक से थोड़ा ऊपर की ओर होगा। और थर्ड में जब देखें जो फॉर्म हम अरेंज करेंगे, एक माइनस बीच में और 2 आजू बाजू प्लस, तो उसमें क्या होगा, फिर से यहाँ पर एक बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग बनेगा, जिसके कारण इसके नीचे लेवल के साथ ही इसकी 2 बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग लेवल बन जाएंगे। जो नीचे भी सेम था, एक बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल में रहेंगे। और ये किसके बीच में होगा, उसके एक एंटी बॉन्डिंग एसाइक्लिक के एक एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग वाले के ऊपर और 2 एंटी बॉन्डिंग के नीचे। अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर यहाँ पर हम अगर ले लें कि इनके ऊपर प्लस प्लस चार्ज है, किसके ऊपर, एक पाई बॉन्ड और एक प्लस चार्ज वाले अगर को लेते हैं हम एसाइक्लिक फॉर्म को, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और सेम ऐसे ही अगर साइक्लिक फॉर्म में भी लें तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसकी फिलिंग करते हैं हम तो हम देखेंगे कि इसका जो होमो है वो नीचे की ओर है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसका, ये जो 3 मेंबर रिंग का, वो नीचे की ओर है और ये एरोमेटिक है। तो ये होमो नीचे दिखाता है कि इसकी एनर्जी कम है, और ये एक्स्ट्रा स्टेबलाइज इसी कारण है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। होमो लो लेवल में है तो स्टेबिलिटी ऑर्बिटल की ज़्यादा होगी, इसके साइक्लिक फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर यहीं पर अगर माइनस चार्ज को लेते, अगर माइनस चार्ज को लेते पाई बॉन्ड के साथ, तो क्या होता, इसका होमो जो है इसके ए साइक्लिक वाले होमो से कहीं ऊपर चला जाता, और ऊपर चला जाने के कारण क्या होता, इसको एक्स्ट्रा डिस्टेबलाइजेशन मिलता है, क्योंकि इसका जो होमो है वो हायर एनर्जी लेवल में पहुंचने के कारण डिस्टेबलाइजेशन मिलता। और यही रीज़न है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से प्रूव होता है। और इसका देखने पर हमको समझ में आता है कि अगर एंटी एरोमेटिक में जो होता है साइक्लिक फॉर्म में क्या हो रहा है कि एंटी एरोमेटिक में क्या हो रहा है, जो ये पैरामैग्नेटिक फॉर्म करता है, इसमें ये रेडिकल फॉर्म में होता है, डायरेडिकल फॉर्म में, जिससे कि ये बाद में डायमेराइजेशन भी कर सकता है या डायमेराइजेशन करता है। और अगर हम इसके साइक्लिक फॉर्म जो एरोमेटिक है उसको देखें तो वो क्या होगा कि इसमें डायामैग्नेटिक होता है, ये डायमेराइज नहीं करता है। तो स्टेबिलिटी कहाँ से चेक कर रहे हैं हम, इसके हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल से हम चेक कर रहे हैं। ऐसा ही हमको 4 मेंबर 5 मेंबर और 6 मेंबर के लिए भी निकाल कर देखना है, और जिसका एग्जांपल हम देख सकते हैं। लेकिन इसको इजी बनाने के लिए फोर्स ने एक साइकिल दिया। फोर्स ने क्या किया, एक ड्रॉ किया साइकिल और उसको 2 भाग में डिवाइड किया, और उसको बाइसेक्टिंग लाइन को इसने नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल दिया, और इसके ऊपर साइड को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और नीचे साइड को लोअर साइड को क्या बोल दिया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल दिया। क्योंकि ये फोर्स साइकिल क्या है, उन्होंने सारे डायग्राम को स्टडी करके बनाया है,
तो ये थियोरेटिकल है, तो इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं। इसमें मेंबर को जिस हिसाब से, जिस मेंबर के जिस डायग्राम को जिस एंगल में शो किया है, अगर उसके त्रिभुज को अगर नीचे की ओर शो किया है ट्रायंगल के नोक को, तो उसको हमको वैसे ही शो करना पड़ेगा। तो 3 मेंबर रिंग को लिया और उसके नोक को ऐसे बनाया कि उसका नोक नीचे की ओर है और दो जो बाइसेक्टिंग लाइन है उसके ऊपर है। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 हो गए और एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि हमने स्टडी किया था तो हम उससे देख सकते हैं। तो 4 मेंबर रिंग को भी उसने ऐसे अरेंज किया कि एक नोक नीचे, दो एक नोक ऊपर। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम फीलिंग से इसको हम निकाल सकते हैं कि अगर माइनस वाला देता है, 2 माइनस देता है, प्लस देता है, उसके अकॉर्डिंग फिलिंग करके हम इसको आगे निकाल सकते हैं। 5 मेंबर को भी नोक नीचे रहेगा और 6 मेंबर में एक नोक ऊपर एक नीचे, और इसमें नॉन बॉन्डिंग नहीं रहेगा। 5 मेंबर में नहीं रहेगा, 6 मेंबर में नहीं रहेगा। नॉन बॉन्डिंग केवल और केवल 4 मेंबर में रहेगा, वो भी 2 रहेगा। जनरली हम कह सकते हैं ऑड नंबर वाले रिंग के कार्बन को उल्टा बनाना है और इवन नंबर के रिंग के कार्बन को खड़ा बनाना है। अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें, क्योंकि हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोमेनक्लेचर 3 to 10 मेंबर देखना है, क्वासी एरोमेटिक देखना है, एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिक इन रिएक्शन मैकेनिज्म देखना है, और फ्यूज रिंग एंड एन्युलिन एंड होमो एरोमेटिक स्टडी करना है। तो हम नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करते हुए देखते हैं कि 3 मेंबर रिंग में क्या होता है। नोमेनक्लेचर मतलब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को दिखाना है या नॉन एरोमेटिक को। तो जो भी साइक्लिक प्लेनरिटी और प्लेनरिटी में भी sp2 और sp और साइक्लिक रेजोनेंस को फॉलो करते हैं और 4n+2 या 4n को फॉलो करते हैं, वो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होंगे, और इसके अलावा जितने होंगे सब क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक होंगे। तो इंटरेस्टिंग एग्जांपल का हम यहाँ स्टडी करते हैं, जैसे कि अगर 3 मेंबर रिंग में एक उसका क्या होगा, एटम होगा बोरॉन, वो एक हाइड्रोजन से अटैच रहेगा और एक पाई बॉन्ड रहेगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कि बोरॉन क्या होगा, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल को रखता है, जिसका मतलब ये प्लस चार्ज की तरह ही होगा। तो ये भी क्या होगा, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें साइक्लिक रेजोनेंस होने के कारण ये भी एरोमेटिक होगा। नाइट्रोजन में अगर पाया जाता है इसी 3 मेंबर रिंग में बोरॉन की जगह, तो इसमें क्या होगा, एक लोन पेयर होगा जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। अगर इस नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन भी होता तब भी एंटी एरोमेटिक होता, क्योंकि ये भी एक लोन पेयर रखता है जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता। अगर यहाँ पर प्लस चार्ज होता तो वो क्या होता, एरोमेटिक होता, और अगर माइनस चार्ज होता तो एंटी एरोमेटिक होता, क्योंकि प्लस चार्ज को एक भी इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते हैं और माइनस चार्ज के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, जिससे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाता। अगर चार्ज नहीं होता और 3 मेंबर में केवल और केवल एक डबल बॉन्ड होता, तो ये क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें एक मेंबर में आ जाता, जो कि नॉन प्लेनर होने के कारण क्या हो जाता, नॉन एरोमेटिक हो जाता। और देखने वाली बात है कि ऑक्सीजन के हम एक ही लोन पेयर को काउंट करते हैं, क्योंकि एक ही लोन पेयर क्या होता है, डीलोकलाइज होता है, जबकि दूसरा डीलोकलाइज नहीं होता है, वो लोकलाइज रहता है और वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, और इसका जो एक है वो पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता है, लोन पेयर, जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। इसका जो एक नॉन बॉन्डिंग पेयर होता है वो डीलोकलाइज रहता है और एक नॉन बॉन्डिंग पेयर लोन पेयर फॉर्म करता है। अगर 6 मेंबर रिंग में बोरॉन और नाइट्रोजन क्रमशः एक साथ अरेंज होते हुए बनाएं, बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन, तो क्या होगा, बोरॉन वेकेंट रहता है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहता है जो इसको डोनेट करता है और मेसोमेरिक शो करके ये क्या हो जाता है, एरोमेटिक बनाता है। और ऐसे ही अगर हम क्या देखें, बेंजाइन को देखें, तो बेंजाइन में क्या होता है, इसके में जो पाया जाने वाला बाहरी पाई बॉन्ड है, जो कि बाहर नहीं है, रिंग में ही है, लेकिन इसको अगर देखें तो वो क्या होता है कि ये sp2 हाइब्रिड होता है। जनरली यहाँ पर 3 बॉन्ड होने के कारण कोई भी नॉर्मली इसको sp3 हाइब्रिड sp हाइब्रिड कहेगा, लेकिन वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिड होता है, क्योंकि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता तो उसको 180 डिग्री बॉन्ड एंगल चाहिए होता, लेकिन यहाँ पर 180 डिग्री बॉन्ड एंगल क्या, 120 डिग्री भी बॉन्ड एंगल नहीं मिल पाता है, तो वो sp में स्टेबल नहीं रहेगा। इसीलिए क्या होगा, जनरली ये एक एक रेडिकल के फॉर्म में इनके pp ऑर्बिटल में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि बाद में ओवरलैप करके एक बेंजाइन फॉर्म करते हैं। ये इकलौता ऐसा एग्जांपल है जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। इसके अलावा पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर भी हम नहीं देखते हैं कि क्या पाई ऑर्बिटल मतलब कि हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्म करें।
तो अगर यहाँ पर जो बेंजाइन का जो कार्बन है उसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 रेडिकल से इसका 120 डिग्री होते हुए sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ना कि sp हाइब्रिडाइज होगा। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल को हम स्टडी कर लेंगे नॉमेनक्लेचर के। हम अगर 7 मेंबर रिंग में देखें तो क्या होगा, इंटरेस्टिंग यहाँ से चालू होता है। 6 मेंबर तक तो सारे वही रूल लगा के हम निकाल सकते हैं। 7 मेंबर में अगर sp3 कार्बन प्रेजेंट है तो वो तो जनरली नॉन एरोमेटिक होगा ही, लेकिन अगर 6 मेंबर मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि कॉन्जुगेटेड है और एक प्लस चार्ज है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण एरोमेटिक होगा। लेकिन अगर एक माइनस चार्ज आ जाए उसी प्लस चार्ज के जगह, तो यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसे एंटी एरोमेटिक तो होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। अब हम देखेंगे 7 मेंबर से अबव जितने भी हैं जो कि एंटी एरोमेटिक होते हैं, वो एंटी एरोमेटिक रहना नहीं चाहते हैं, वो नॉन एरोमेटिक फॉर्म करते हैं। वो नॉन एरोमेटिक कैसे बनाएंगे, अपने जो साइक्लिक प्लेनरिटी रहेगी उसको तोड़कर वो प्लेनरिटी को खो देंगे और अपना एक को नॉन प्लेनर फॉर्म में ले आएंगे, अपने प्लेनर से बाहर निकाल कर अपने एक पी ऑर्बिटल को क्या करेंगे, अपने प्लेनरिटी से बाहर कर देंगे, और ये क्या करेंगे, अपने आप को एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में फॉर्म कर लेंगे, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक फॉर्म में ज़्यादा स्टेबलाइज अपने आप को नहीं पाते हैं। क्योंकि हम स्टेबिलिटी ऑर्डर जानते हैं कि एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक होता है, तो इसीलिए 7 मेंबर से अबव रिंग ऐसा करते हैं। अगर हम देखें कि 7 मेंबर रिंग में अगर 3 पाई बॉन्ड है और एक बोरॉन है, तो ये तो एरोमेटिक होगा क्योंकि ये प्लस चार्ज की तरह ही हो गया, उसमें वैकेंट पी ऑर्बिटल। अगर नाइट्रोजन को देखें तो इसमें एक लोन पेयर होगा जो कि क्या करेगा, यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन बना देगा और ये एंटी एरोमेटिक ना होकर के नॉन एरोमेटिक फॉर्म करेगा। अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ इस लोन पेयर का 2 इलेक्ट्रॉन देगा, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का 2 जो कि डीलोकलाइज होता है उसको वो देगा, और यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी ऑक्सीजन ही एक ऐसा है जो 7 मेंबर में होने के बाद भी एंटी एरोमेटिक भी शो करता है और नॉन एरोमेटिक भी शो करता है। कभी कभी इसे एंटी एरोमेटिक भी कह देते हैं और नॉन एरोमेटिक भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, प्लेनेटरी लॉस नहीं कर पाता है, तो इसलिए कभी कभी इसे एंटी एरोमेटिक भी कहते हैं और नॉन एरोमेटिक के बीच के इक्विलिब्रियम भी कह देते हैं। अगर 7 मेंबर्ड में अगर देखा जाए कि 3 पाई बॉन्ड है और एक कार्बिन है, कार्बिन अगर सिंगलेट है मतलब इसका 6 इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास और एक वीकेंड पी ऑर्बिटल है, मतलब कि इसका जो अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो सिंगलेट होने के कारण एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, उसका 2 इलेक्ट्रॉन वो उसको डोनेट नहीं कर पाएगा और ये साइक्लिक रेजोनेंस नहीं ला पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, और क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये और क्यों डोनेट करेगा। अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते तो ये डोनेट करता, या 7 इलेक्ट्रॉन होते तो ये रेजोनेंस करके अपने को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता, पर क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ही हैं तो ये इसको डोनेट नहीं करता। ऊपर से इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है प्लस चार्ज की तरह, और इसमें एरोमेटिसिटी जनरेट कर देता है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ही काउंट होते हैं 3 पाई बॉन्ड के, और सिंगलेट कार्बन जो होता है एरोमेटाइजेशन लाके स्टेबलाइज होता है, इसलिए ट्रिपलेट कार्बन कभी फॉर्म नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपलेट कार्बन में दोनों ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे और वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होने के कारण ये क्या करेंगे कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो इसमें स्टेबलाइजेशन नहीं आएगा। इसलिए एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन सिंगलेट कार्बन में होने के कारण सिंगलेट कार्बन ही एग्जिस्टेंस पर रहता है। फिर भी अगर एग्जामिनर पूछता है कि अगर मान लो ज़बरदस्ती उसको बनाता है अगर ट्रिपलेट कार्बन और पूछता है कि इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा इस कार्बन का, तो हम जानते हैं ये मॉलिक्यूल कौन सा एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, तो हम हमारा स्टडी समझ सकते हैं कि क्योंकि ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है इसके कार्बन का जो दोनों रेडिकल हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, रेजोनेंस नहीं करने के कारण नॉन एरोमेटिक बनेगा, क्योंकि साइक्लिक रेजोनेंस इसमें नहीं पाया जाएगा। और अगर हम 8 मेंबर रिंग की बात करें तो क्या होगा, साइक्लिक ऑक्टाटेट्राइन। 7 मेंबर से हम 8 मेंबर में आ गए, तो 8 मेंबर में क्या होगा, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन क्या बनाएगा, ट्यूब शेप में रहता है, ये नॉन प्लेनर रहता है। और हम जानते हैं यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी 4 पाई बॉन्ड होने के बाद भी ये एंटीमेरेटोमिक नहीं होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि 7 मेंबर से अबव जितने भी एंटीमेरेटिक हैं नॉन एरोमेटिक बनना चाहते हैं। बस ऑक्सीजन के साथ 3 पाई बॉन्ड और ऑक्सीजन जो है 7 मेंबर रिंग में रहता है, तो वो एक एक्सेप्शन है, या फिर हम जानते हैं उसका रीज़न कि ऑक्सीजन प्लेनेटरी
नहीं लॉस करना चाहता है, इसके कारण वो वैसा रहता है। तो अगर बेंजीन में हम देखें तो क्या इसके सारे सिग्मा बॉन्ड सेम हैं? हाँ हैं, क्योंकि कभी ये डबल बॉन्ड के साथ रहते हैं, कभी सिंगल बॉन्ड के साथ रहते हैं, और इक्वली रेजोनेंस के कारण ये सारे के सारे बॉन्ड समान होते हैं। तो ये इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है समान होता है, इसके बॉन्ड लेंथ ए और बी के समान होंगे। तो अगर कहीं पर अगर एक बेंजीन के अगर 6 पोजीशन को 1 2 3 4 बना कर लिख दिया जाए और एक बार 1 2 पोजीशन में जोड़ा जाए, किसको? मेथाइल ग्रुप को, अलग अलग मेथाइल ग्रुप के 2 मेथाइल ग्रुप को अगर जोड़ा जाए और इसके नीचे सिग्मा बॉन्ड के नीचे पाई बॉन्ड रखा जाए और एक बार उसको रेजोनेट करके पाई बॉन्ड को आगे कर दिया जाए, इस सिग्मा बॉन्ड के नीचे पाई बॉन्ड ना रखा जाए, तो क्या ये कौन सा होगा? आइसोमर होगा या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा? तो जनरली सी बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए और बी बॉन्ड बराबर होते हैं, तो हमेशा ये और बी बॉन्ड बराबर ही रहेंगे और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा। लेकिन अगर साइक्लिक ऑक्टाटेट्राइन में अगर ऐसा किया जाए कि सिग्मा बॉन्ड के नीचे एक बार पाई बॉन्ड रखा जाए, एक बार पाई बॉन्ड ना रखा जाए रेजोनेट करा के, तो वो क्या कहलाएगा? क्योंकि इसका ए और बी का बॉन्ड बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ट्यूब फॉर्म में रहता है, नॉन प्लेनर फॉर्म है और साइक्लिक रेजोनेंस नहीं रहता है इसमें, ये अपनी प्रायोरिटी लॉस कर चुका रहता है। इसके कारण बहुत स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर न कहला के आइसोमर कहलाएंगे। इसके लिए इसके समान होने के लिए क्या चाहिए कि वहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड उसी पोजीशन में रहे और मेथाइल ग्रुप उसमें वैसे ही जुड़े रहे, तब वो सेम के सेम आइडेंटिकल कहलाएंगे। लेकिन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं दे सकते। अगर पाई बॉन्ड अगर है और पाई बॉन्ड नहीं है, अगर डिफरेंस आ गया तो ये आइसोमर कहलाएंगे। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो सकता है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं है। अगर साइक्लिक ऑक्टाटेट्राइन की जगह अगर एड मेंबर रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 2+ चार्ज है, तो इस 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण एरोमेटिक हो जाएंगे, और इसी 2+ चार्ज में अगर 2- चार्ज है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देके 10 पाई इलेक्ट्रॉन करके एरोमेटिक हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा नहीं देता है डायरेक्ट, और हमको घुमा के पूछता है कि जैसे कि साइक्लिक ऑक्टाटेट्राइन दे देगा और एक मेटल दे देगा। मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, जैसे मैग्नीशियम दे दिया, 2+ बना दिया और +2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर दिया। और साइक्लिक ऑक्टाटेट्राइन में प्रेजेंट एक पाई बॉन्ड को होमोलैटिक क्लीवेज करके वो क्या करेगा? रेडिकल फॉर्म में बदल देगा, और इससे जो 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से निकले हैं उसके जाके वो रेडिकल में जुड़ जाएंगे और उसके माइनस चार्ज करके इसको 10 पाई इलेक्ट्रॉन देके ये एरोमेटिक फॉर्म कर लेंगे। अगर साइक्लिक ऑक्टाटेट्राइन में अगर उसके ऊपर -2 चार्ज लिख दिया है, मतलब कि ये एरोमेटिक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको हमको समझ जाना चाहिए। अगर इसके रिंग के अंदर गोल करके माइनस चार्ज शो कर दिया है 2, तब ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन है करके हमको समझ जाना चाहिए। और डायरेक्ट फॉर्म में दे दिया कि डायरेक्ट 2- फॉर्म रिंग में ही बना के दे दिया, तब तो हम समझ जाएंगे। और Mg2+ अगर बाहर में लिख दिया तब भी हमको समझ जाना चाहिए, या रिंग के अंदर गोल करके 2- लिख दिया तब भी हमको समझ जाना चाहिए। अगर हम देखते हैं साइक्लोब्यूटाडाइन में अगर पोटेशियम को अगर ऐसा ही फॉर्म में करके दिया, तो हम भी जान लेंगे पोटेशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, n नंबर ऑफ पोटेशियम है तो, और हेमोलाइटिक पाई बॉन्ड को क्लीवेज करवा के इसके रेडिकल फॉर्म करेगा। उस रेडिकल से फिर इसके इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे और माइनस चार्ज करके इसको क्या बना देंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें जनरेट कर देंगे और इसको एरोमेटिक बना देंगे। अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें कि साइक्लिक ऑक्टाटेट्राइन के जैसे ही अगर 8 मेंबर रिंग है और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और उसकी जहाँ पर एक पाई बॉन्ड नहीं है वहाँ पर अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और इसमें हम रिएजेंट के तौर पर लिए हैं लेविस एसिड या डीहाइलोजिनेटिंग एजेंट। डीहाइलोजिनेटिंग एजेंट में हमने लिया है SbCl5। तो Sb में क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जो कि क्लोरीन से क्या करेगा? अपने उसके लोन पेयर को अपने वैकेंट ऑर्बिटल में लेगा, और क्लोरीन क्या होगा? यहाँ से माइनस चार्ज के रूप में निकलेगा खुद Cl- के रूप में। तो इसमें जो होगा 8 मेंबर रिंग में 2 क्लोरीन जुड़े हैं, जहाँ से वो निकलेंगे तो यहाँ पर 2+ चार्ज छोड़ देंगे, जिसके कारण इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये एरोमेटिक ही रह जाएगा। वैसे ही अगर साइक्लोब्यूटा 1-2 क्लोरीन अगर जुड़े रहेंगे इसमें, तो उसमें भी SbCl5 जो होगा डीहाइलोजिनेटिंग एजेंट अगर रहेगा तो ये भी निकालेगा इसको माइनस के फॉर्म में, और उस रिंग में ++ चार्ज छोड़ देगा, जिसके कारण 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट रहेंगे जो एरोमेटिक को शो करता है। अगर 9 मेंबर रिंग की बात करें तो अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और एक माइनस चार्ज है तो इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन होगा जो कि एरोमेटिक होगा। अगर इसमें प्लस चार्ज है 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, तो वो 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण नॉन एरोमेटिक होगा। और अगर
4 पाई इलेक्ट्रॉन है और बोरॉन है कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन ही रहेगा और नॉन एरोमेटिक रहेगा। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन है कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा और 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये एरोमेटिक हो जाएगा। अगर हम 10 मेंबर रिंग की बात करें तो 10 मेंबर रिंग में अगर 5 पाई इलेक्ट्रॉन होने से क्या हुआ, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसको क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसके जो रिंग के बीच में पाए जाते हैं हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो पाया जाता है इसमें स्टेरिक रिपल्सन पाया जाता है, जिसके कारण ये पी ऑर्बिटर को डाइवर्ट कर देते हैं, टिल्टेड कर देते हैं, और टिल्टेड करने के कारण इस फॉर्म में ये एक प्लेन में नहीं रहते हैं। ये जो एक प्लेन में न रहने के कारण ये क्या होते हैं, ओवरलैपिंग नहीं कर पाते हैं। तो ओवरलैपिंग नहीं कर पाने के कारण क्या होगा, ये पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म कर पाते हैं, या फिर हम समझ सकते हैं ये साइक्लिक रेजोनेंस नहीं दिखा पाते हैं, जिसके कारण ये क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन इसको हम एरोमेटिक फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा कि हमको एक एटम बाहर में लगाना पड़ेगा जो इसको जोड़ दे। इसके दोनों हाइड्रोजन के बाहर एक एटम ऐसा रखेंगे जो आउट ऑफ द प्लेन रहे और इसके दोनों फॉर्म को ब्रिज करता हुआ रहे, मतलब ये ब्रिज फॉर्म बना देंगे अगर इसे, तो इसके आउट ऑफ प्लेन में जो एटम रहेगा वो कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन हो सकता है। तो वो एटम क्या करेगा कि इसके ब्रिज हेड से जुड़ के इसके हाइड्रोजन को गायब कर देगा, जिसके कारण इसकी जो रेजोनेंस जो होता है, जो इसका साइक्लिक रेजोनेंस है वो भी इसमें मौजूद रहेगा, और इसके कारण ये मॉलिक्यूल 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण एरोमेटिक हो जाएगा। और अगर यहाँ पर ऐसा ना किया जाए तो वो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा ही और वो नॉन एरोमेटिक बना रहेगा। अगर हम देखें कि अंडर 6 मेंबर ऐसा क्यों नहीं होता है कि मॉलिक्यूल फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं और क्या करते हैं कि अपने आप को रिजिड फॉर्म में पाते हैं और अपनी पोलैरिटी लूज़ नहीं करते हैं, और वो एरोमेटिक के एंटी एरोमेटिक रहना पसंद करते हैं। जबकि अबव 6 मेंबर क्या होता है कि वो फ्लेक्सिबल हो जाता है और इसलिए अपनी पोलैरिटी को लॉस करके अपना जो एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं और अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा 8वां और 9वां लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर का आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू।